कहते हैं कि औरत जब गर्भवती होती है तो उसे देवी की तरह पूजा जाता है, क्योंकि उसके भीतर जो पल रहा होता है वही आने वाली वंश परंपरा होता है। यही सिलसिला पीढ़ियों को आगे बढ़ाता है। आज के समय में लोग गर्भवती औरत का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कहीं ऐसी भी जगह हो सकती है जहां किसी औरत को गर्भवती होने की अनुमति ही ना हो? इतनी रात हो गई है, न जाने मेरा बेटा और बहू किस हाल में होंगे। मैंने उन्हें रोका था, कहा था कि अभी मत आओ, जब बहू के बच्चे हो जाएं तब आराम से आना, लेकिन वो मेरी जरा सी भी नहीं सुनता। मैंने उसे कितनी बार समझाया है कि बड़ों की बात माननी चाहिए। पता नहीं मेरा बेटा इस वक्त कहाँ होगा। हे भगवान, मेरे बेटे की, मेरी बहू की और उसके पेट में पल रहे बच्चे की रक्षा करना। उन्हें सिर्फ एक ही बात की चिंता सता रही थी, कहीं ऐसा न हो कि वो चुड़ैल जो कभी उनकी पहली बहू को उनसे छीन ली गई थी अब उनकी इस बहू के साथ भी कुछ अनहोनी कर दे। इन्हीं ख्यालों में माँ का मन घबराया हुआ था। उसका दिल बार बार बुरी आशंका से कांप उठता। वो जानती थी ये डर यूं ही नहीं है, क्योंकि उनके घर में ये सब पहले भी हो चुका था। उनके बेटे का नाम अयांश था। अयांश सीधा साधा लड़का था, लेकिन अपनी पत्नी की बात कभी टाल नहीं पाता था। वो अपनी गर्भवती पत्नी के साथ उसके मायके गया हुआ था। माँ ने जाते समय कितनी बार कहा था, बेटा अंधेरा होने से पहले लौट आना, ये रास्ता ठीक नहीं है। लेकिन उसकी पत्नी की जिद के आगे अयांश चुप रह गया। हे भगवान, आज कितनी देर हो गई है, न जाने घर कब पहुंचूंगा। माँ मेरी राह देखती होगी। इतनी रात हो गई है कि ये सब सोचकर ही डर लगने लगा है। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी के पैरों की आहट उसके कदमों के साथ साथ चल रही हो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारे पीछे चल रहा है। रागिनी, क्या तुम्हें भी ऐसा लग रहा है कि कोई तुम्हारे पीछे चल रहा है? रागिनी कुछ देर तक कुछ भी नहीं बोली। वो चुपचाप चलती रही, जैसे कुछ सुन ही नहीं रही हो। उसके चेहरे पर न डर था न बेचैनी। फिर उसने धीमे शब्दों में कहा, नहीं जी, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा। इन सब पर ध्यान मत दीजिए, ये सब केवल भ्रम है। भूत प्रेत कुछ नहीं होते। कुछ दूर चलने के बाद वे दोनों एक विशाल बरगद के पेड़ के पास पहुंच गए। वो बरगद बाकी जंगल से अलग था। उसकी जड़ें जमीन से निकलकर हवा में लटकी हुई थीं और उसकी छाया असामान्य रूप से गहरी थी। जैसे ही वे बरगद के पास पहुंचे, उन्हें एक ठंडी हवा का तेज झोंका महसूस हुआ। वो हवा सिर्फ शरीर को नहीं, सीधे हड्डियों को छू रही थी। धीरे धीरे चांद बादलों के पीछे छिपता चला गया। अंधेरा और गहरा हो गया। उसी पल आसमान में बादल जोर से गरज उठे। गरज की आवाज पूरे जंगल में गूंज गई। हवा अचानक तेज चलने लगी। बरगद की लंबी लंबी लटकती जड़ें आपस में टकराकर अजीब सी आवाज करने लगी। डर के मारे वो दोनों उसी बरगद के पेड़ के नीचे आकर खड़े हो गए। बरगद की घनी छाया के नीचे अंधेरा कुछ ज्यादा ही भारी लग रहा था। इतनी रात हो गई है और इस रात में तूफान भी आ रहे हैं। लगता है आज हम लोग घर नहीं पहुंच पाएंगे। काश मैंने अपनी माँ की बात मान ली होती तो आज हम पर ऐसी मुसीबत ना आई होती। अयांश अपने मन का दुख धीरे धीरे बयां कर ही रहा था कि तभी उसके भीतर एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई ऊपर से उसे देख रहा हो। अयांश ने धीरे धीरे अपनी नजर ऊपर उठाई, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। लेकिन उसी पल बरगद के पेड़ के ऊपर से किसी के हंसने की आवाज आई। इस बार जो हंसी गूंजी वो पहले जैसी नहीं थी। वह किसी औरत की हंसी लग रही थी, भारी खींची हुई और दर्द से भरी। ये हंसी सिर्फ अयांश को ही नहीं, उन दोनों को साफ साफ सुनाई दी। दोनों के माथे पर एक साथ पसीना छूट गया। लेकिन तभी अचानक रागिनी के पेट में बहुत तेज दर्द उठा। अयांश, मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है। अयांश, बहुत बहुत तेज दर्द हो रहा है मुझे। अयांश,
ये दर्द सामान्य नहीं है। जैसे कोई अंदर से मुझे फाड़ रहा हो। रागिनी का दर्द रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो पेट पकड़कर तड़प रही थी। उसकी सांसें बेचैन हो चुकी थी। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया। उसी खामोशी के बीच एक धीमी दबे हुए स्वर में किसी की हंसी सुनाई दी। आ गए तुम दोनों। कौन हो तुम? सामने आओ। छुपकर डराने की जरूरत नहीं है। अयांश डर से कांपते हुए शब्दों में उसे पुकार रहा था। उसकी आवाज डर और घबराहट से टूट रही थी। और तभी उसके ठीक सामने अचानक एक हंसती हुई औरत प्रकट हुई। बच्चा, एक और पेट में बच्चा। वो एक औरत थी, लेकिन साधारण नहीं। उसके सिर पर 2 भयानक सींग उगे हुए थे, जो किसी दानव के रूप जैसे प्रतीत होते थे। उसकी आंखों में अजीब सी भूख और क्रूरता झलक रही थी। पूरा शरीर किसी अनजाने अभिशाप से घिरा हुआ लग रहा था, मानो वो किसी रक्तरंजित रहस्य से जुड़ी हो, रागिनी की तरह। उसका पेट भी असामान्य रूप से बाहर निकला हुआ था। इससे स्पष्ट था कि वो भी गर्भवती थी, लेकिन उसका पेट किसी सामान्य गर्भवती स्त्री जैसा नहीं लग रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो किसी विशाल दानव ने उसके पेट को बुरी तरह फाड़ डाला हो। उस फटे हुए पेट से चमड़े के टुकड़े बाहर की ओर लटके हुए दिखाई दे रहे थे। वह दृश्य इतना भयावह था कि उसे देखकर आंखें हटाना मुश्किल हो जाए। लग रहा था जैसे उसका शरीर अब इंसान का नहीं, बल्कि किसी अभिशप्त शक्ति का आवाज बन चुका हो। वो रागिनी के पेट की ओर नफरत से घूरने लगी। उसकी आंखों में घृणा साफ दिखाई दे रही थी। ऐसी घृणा जो किसी एक इंसान से नहीं, बल्कि गर्भवती औरत होने से थी। वो एक कदम और पास आई और दांत भींचते हुए बोली, मुझे हर गर्भवती औरत से नफरत है। उसने एक कैंची निकाली और उसे रागिनी के पेट में डाल दिया। उसने रागिनी के पेट के सारे कपड़े छिन्न भिन्न कर दिए। रागिनी जमीन पर गिर गई। उसके पेट से लगातार खून निकल रहा था। उसकी जान धीरे धीरे निकलती जा रही थी। वो आयन बुरी तरह से डरा हुआ था। रागिनी की ऐसी हालत देखकर वह गहरे सदमे में चला गया था। ऐसा लग रहा था मानो रागिनी के साथ साथ उसकी अपनी भी जान निकल जाएगी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था और वहीं सामने खड़ी वो चुड़ैल अब भी ठहाके लगाकर हंस रही थी। उसकी हंसी पूरे माहौल को और ज्यादा भयावह बना रही थी, जैसे वो उनकी तड़प का आनंद ले रही हो। इस गांव में अब कोई भी औरत मां नहीं बन पाएगी। वो ऐसे बोल रही थी जैसे उसके साथ कभी बहुत भयानक अन्याय हुआ हो। उसकी आवाज में दर्द भी था और पागलपन भी। वो कहती थी, इस गांव की किसी भी औरत को मैं मां नहीं बनने दूंगी। जो भी स्त्री गर्भवती होती, वो उसका गर्भ निर्दयता से नष्ट कर देती। उसकी आंखों में नफरत की आग जल रही थी, मानो वो अपने अतीत का बदला पूरे गांव से ले रही हो।